नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। केदारनाथ उपचुनाव के लिए जारी की गई है प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी के 40 वरिष्ठ पदाधिकारियों के नाम शामिल। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने दी है जानकारी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी गई है और 40 स्टार प्रचारकों को जिम्मेदारी दी गई है कि वो केदारनाथ उपचुनाव में मोर्चा संभालेंगे और साथ ही जनता को बीजेपी की योजनाओं से भी अवगत कराएंगे। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां भी हैं उपचुनाव को लेकर, और स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है बीजेपी की ओर से? जी विशाल, केदारनाथ उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही दल पूरे जोर शोर से लगे पड़े हैं और पूरी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है केदारनाथ उपचुनाव के लिए, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार, प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, सांसद जो भी हैं पांचों, वो मैदान में उतारे गए हैं। मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। मतलब इस तरीके से तमाम करीब 40 स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी ने केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में उतारे हैं। ऐसे में जो इसमें जो सूची जारी की गई है उसमें एक ट्विस्ट ये भी देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रदेश अध्यक्ष जो महिला मोर्चा की है आशा नोटियाल, उन्हें भी स्टार प्रचारक की भूमिका दी है। तो ऐसे में ये कयासबाजी लगाई जा रही है कि जिस तरीके से लगातार चर्चाएं चल रही थी कि आशा नोटियाल को भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी बना सकती है। तो ऐसे में कहीं ये कयासबाजी भी लग रही है कि अब आशा नोटियाल को स्टार प्रचारक बनाया गया। तो ऐसे में अब उन्हें हो सकता है कि प्रत्याशी केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव पर ना बनाया जाए। तो ऐसे में अब जो स्टार प्रचारक बनाए गए हैं वो कब कब मैदान में उतरेंगे, और इसमें बड़ी बात यह है कि प्रत्याशी की जो घोषणा है वो कब तक होती है, क्योंकि बीते कल से जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज दूसरा दिन नामांकन प्रक्रिया का है और 29 अक्टूबर अंतिम तिथि जो है नामांकन दाखिल करने की है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय नेतृत्व को पैनल बनाकर भेज रखा है। कब तक प्रत्याशी की घोषणा होती है, उसके बाद कब स्टार प्रचारक मैदान में उतरते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पहल करते हुए अपने स्टार प्रचारकों की सूची केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए जारी कर दी है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर का रुख करेंगे पौड़ी में। लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए अब पूर्व आईएएस अधिकारी सुंदरलाल मंद्रवाल ने अपना कार्यालय भी खोल दिया है, जहां जिले के लोगों की समस्याओं का निस्तारण जिला और शासन स्तर पर किया जाएगा। कार्यालय शुभारंभ के अवसर पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर गोदियाल ने कहा है कि ये बहुत अच्छा अनुभव है और इसके लिए अब जनता की समस्याओं को भी सुनने का काम अधिकारी करेंगे। मेरे मन में बहुत बड़ी टीस है कि मैं ऐसे पद पर रहते हुए और मैं अपने क्षेत्र के लोगों की कुछ सेवा नहीं कर सका। इस मकसद से मैंने ये दफ्तर खोला है। एक एक केंद्र बिंदु हो जाएगा, जिसके माध्यम से मैं यहाँ के लोगों की विभिन्न समस्याओं, चाहे जिला प्रशासन से संबंधित हो, चाहे शासन से संबंधित हो, क्षेत्र का भ्रमण करके लोगों की समस्याएं वहीं नोट करके लाऊंगा और फिर शासन स्तर पर या जिला स्तर पर जो भी संभव हो सकता है मैं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए काम करूंगा। कार्यालय का उद्घाटन हुआ। हमारे सभी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और सभी लोगों के लिए उचित प्लेटफॉर्म बना है कि इस कार्यालय में लोग अपनी शिकायतों को, अपनी समस्याओं को दर्ज करा सकते हैं और हमारे पदाधिकारीगण उनकी शिकायतों के लिए, उनकी तकलीफों का निवारण करने के लिए उनके साथ यहाँ से जिला मुख्यालय, क्योंकि जिला मुख्यालय है तो बड़े जो अधिकारी यहाँ बैठे होंगे उनके पास जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। और कोतवाली क्षेत्र में विपणन विभाग की ओर से बीते 1 अक्टूबर से किसानों के लिए धान की खरीद शुरू की गई है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल में कुछ खामियां आने की वजह से किसानों को धान खरीद में कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते क्षेत्र में के एक किसान ने विपणन विभाग कार्यालय में धान खरीद को लेकर वरिष्ठ विपणन अधिकारी हेमचंद जोशी समेत अन्य स्टाफ के साथ अभद्रता की
और साथ ही मारपीट भी की। इस चीज़ का हम कल भी जो दिक्कतें आ रही थी किसानों को, जो भारतीय किसान यूनियन है वो किसानों के और अधिकारियों के सब जो अच्छा अधिकारी की उनकी सपोर्ट करती है और जो गलत करता है उसकी सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि दिक्कतें आ रही हैं। कोई किसान अगर गुस्से में कह गया होगा, उसी का सजेशन के लिए हम बैठे हैं यहाँ। हम ये पता लगा रहे हैं कि कौन किसान थे, कोई पोर्टल में दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ आए उन्होंने अपना धान तुलवाया। धान तुलवाने के बाद क्या कहते हैं, उसका जो है वो वेरिफिकेशन उनके द्वारा खतौनी कम दी गई है ना। उनके पटवारी ने जो उनकी जो वो दी वो लिमिट वेरीफाई है, वो सिर्फ 29 कुंटल की है। ज्योत्सना में विवेक सिंह रावत, हम न्यूली पोस्टिंग हुए हैं MI इंस्पेक्टर पर। तो जिस हिसाब से हमारी नई पोस्टिंग है, हम अपना पूरा 100% काम दे रहे हैं। जितने भी यहाँ पर किसान लोग आ रहे हैं, सबकी क्वेरीज को सॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है कि वो अपना डेटा लेके आ जाते हैं और अपना लिमिट बता देते हैं अपनी ज़मीन के हिसाब से, लेकिन होता ये है उसमें कि हम यहाँ से वेरीफाई करके SDM या रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भेजते हैं, तो वहाँ से जितनी भी लिमिट आती है तो हम उस हिसाब से तोलते हैं। तो कुछ पोर्टल में भी थोड़ा कमी है, तो वो सोच रहे कि हम उनका काम गलत कर रहे हैं। तो इस वे में आज दिन पर दिन हंगामा सेंटर भी बढ़ता जा रहा है। हर साल दिवाली के मौके पर तंत्र मंत्र और सिद्धि पाने के लालच में उल्लुओं की बलि दे दी जाती है, जिसको देखते हुए रामनगर में वन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए जंगलों में गश्त भी बढ़ा दी है, ताकि उल्लुओं की जिंदगी की हिफाजत की जा सके और कोई भी अंधविश्वास में पड़ा व्यक्ति या फिर कोई शिकारी वन विभाग की आंखों में धूल झोंककर उल्लुओं का शिकार न कर सके। इतना ही नहीं, तराई पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र के DFO प्रकाश चंद आर्य ने वन विभाग कर्मचारियों की छुट्टी तक भी कैंसिल कर दी है और दिवाली के बाद छुट्टी देने का फरमान जारी किया है। प्रकाश चंद आर्य का कहना है कि जंगलों की हिफाजत विभाग के लिए सबसे ज्यादा अहम है, इसलिए जंगलों में गश्त बढ़ा दी गई है। हाँ, देखिए, ये साल में इस समय जो दिवाली के त्यौहार से पहले जंगलों में हम लोग विशेष सतर्कता बरतते हैं, क्योंकि कई लोगों का अंधविश्वास है कि उल्लू पकड़ करके अगर उसकी बलि दी जाए तो धन संपत्ति प्राप्त होती है। लेकिन इसी को के चलते हम लोग जो है विशेष तौर पर हमारी पूरी टीम, सभी रेंजों के लोग विशेष सतर्कता बरतते हुए लगातार गश्त करते हैं। किसी भी अवांछित व्यक्ति को जंगल में प्रवेश करने से रोका जाता है और लोगों के साथ ही साथ अवेयरनेस भी लोगों को बढ़ाते हैं कि ये सब इस तरह के अंधविश्वास है। इसके चलते आप लोग इस तरह के जीव हत्या में। ये अलग बात है कि सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में उत्तराखंड देश भर में पहले स्थान पर है, लेकिन राज्य में कई जिलों में स्थिति तो ये है कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही हैं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। ऐसे ही एक मामला उत्तरकाशी के बड़कोट के नौगांव से सामने आया है। इस रिपोर्ट में देखिए। की आवाज के लिए आगे आने का काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है उत्तरकाशी के बड़कोट में स्थानीय लोग एक बार फिर सड़कों पर उतरे हुए हैं और विभाग के साथ ही सरकार की नीतियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। गुस्साए लोगों ने यमुनोत्री हाईवे पर धरना दिया और बाजार में जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये हमारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है और 2 मांगे हैं हमारी। पहली मांग है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव में व्यवस्थाओं को लेकर, और दूसरा है पंपिंग योजना, जो कि विगत कई वर्षों से लंबित पड़ी हुई है। कई बार हमने पत्राचार से, दूरभाष से तमाम, लेकिन उसमें कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, और जिससे कि पूरे ही क्षेत्र के लोगों को पानी की बहुत ही दिक्कत होती है। इसके लिए हमारा ये धरना प्रदर्शन। उत्तरकाशी के नौगांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण और विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग वर्षों से की जा रही है, जिसे पूरा नहीं किया गया है। लिहाजा व्यापार मंडल के सहयोग से स्थानीय लोगों ने यमुनोत्री हाईवे पर धरना दिया और बाजार में जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आंदोलनकारियों ने धरना स्थल पर पहुंची तहसीलदार बड़कोट के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। अगर हमारा अभी सरकार से निवेदन है
क्योंकि ये जनता की मांग है और इसको होना ही आवश्यक है। और अगर ये नहीं होता है तो फिर हमारा जो पूरा एक सिस्टम है वो अपने हिसाब से एक रणनीति बनाएगी, बड़े आंदोलन की तरफ जाएगी। लेकिन जनता की जो मांग है वो होनी है तो होनी है। आंदोलनकारी ने साफ शब्दों में कहा कि अगर मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो आगे बड़ा आंदोलन होगा। नगर वासियों का कहना है कि यमुनोत्री धाम के अलावा 200 से अधिक गांव के लोगों के लिए बने अस्पताल में डॉक्टर की कमी है, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ इस नौगांव में जो आज सांकेतिक रूप से जो एक धरना यहाँ की कुछ मांगों को लेकर है, उसमें अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती को लेकर या अस्पताल में जो व्यवस्थाएं चरमराई हुई है उसको, उन व्यवस्थाओं को सुधारने को लेकर यहाँ पंचायत में जो यहाँ पर पंपिंग योजना है, तमाम जो ये मांगे हैं उन मांगों के समर्थन के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमें जैसे ही सूचना मिली तो हमें लगा कि वास्तव में इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं हमें लोगों ने भरपूर प्यार दिया है, भरपूर समर्थन किया है, तो उनके सुख दुख में, उनके संघर्ष में हमारा खड़ा होना हमारा नैतिक दायित्व है, कर्तव्य है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर वास्तव में चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, बिल्कुल व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। यहाँ की सरकारें, यहाँ के नेता, यहाँ के मंत्री, यहाँ के विधायक देश के अनेकों राज्यों में जाके झोला उठाकर वहाँ चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं, प्रचार प्रसार करने जा सकते हैं, पर अपने विधानसभा के अंदर क्या हो रहा है, अपने विधानसभा में क्या कमियां हैं, उनको दूर करने के लिए क्या चीजें होनी चाहिए, उस और किसी का ध्यान नहीं है। उत्तरकाशी के बड़कोट में बात सिर्फ अस्पताल में डॉक्टर की कमी तक सीमित नहीं है। बड़कोट में वर्षों से पानी की समस्या है। इसी गर्मी में स्थानीय लोगों ने महीनों तक धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन आज तक समस्या का समाधान नहीं हो सका। पेयजल संकट से निजात पाने के लिए पंपिंग योजना की स्वीकृति की मांग की जा रही है। ये इस रावाई घाटी की जनता है जिन्होंने कहीं ना कहीं जब राजशाही थी तब से लेकर इनका संघर्ष हमने देखा है, पढ़ा है, सुना है। मुझे लगता है कि ये सांकेतिक रूप से यदि यहाँ के लोगों ने सरकार को चेताने का काम किया है, अगर सरकार इस पर फैसला नहीं लेती है, गंभीरता से नहीं लेती है, तो निश्चित तौर पर ये वही रावाई घाटी है जो मैं कह रहा हूँ कि राजशाही से लेकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन लोगों ने अपना अहम योगदान दिया है और संघर्ष के बलबूते पे इन लोगों ने यहाँ पर बड़े बड़े बदलाव भी किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इसका संज्ञान ले, और सरकार संज्ञान ना लेने के अगर नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर सभी क्षेत्रवासियों के साथ हम भी यहाँ पर जो इनका फैसला होगा उस फैसले के साथ हैं, और आगे संघर्ष, चाहे कार्मिक अनशन करना पड़े, आमरण अनशन करना पड़े, और भी कोई कदम उठाना पड़े तो उठाएंगे। अजीब लगता है कि देहरादून में बैठे राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आए दिन स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और उत्तरकाशी के बड़कोट में लोग धरना देने को मजबूर हैं। बड़कोट में वर्षों से पेयजल की समस्या है और विभाग कुछ नहीं कर पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। राजधानी देहरादून में 129 मलिन बस्तियां हैं जो कि पूरी तरह से फ्लड जोन में हैं, और ऐसे में कई बार आदेश भी हुए इन बस्तियों को हटाने की। अक्सर डर भी सताता है कि अगर गंगा का जलस्तर बढ़ेगा तो सारी बस्तियां तहस नहस हो जाएंगी, लेकिन अभी तक भी कोई सूद लेने वाला नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में मलिन बस्तियों पर फिर राजनीति। मलिन बस्तियों को तोहफा देगी धामी सरकार। सरकार के फैसले पर विपक्ष ने उठाया सवाल। नहीं, मलिन बस्तियां यथावत रहेंगी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए और उसमें रहने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। वो हम उनको पूरी तरह से जहां है वहीं पर रहेंगे। उसके लिए जो भी काम है वो करेंगे हम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के बयान पर विपक्ष सवाल उठा सकता है और पूछ सकता है कि क्या धामी सरकार चुनाव के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन बात 1-2 महीने की नहीं, बात वर्षों पुरानी है। लिहाजा विपक्ष को भी यह बताना चाहिए कि क्या प्रदेश की राजधानी देहरादून में 129 मलिन बस्तियां 1-2 महीने में बस गई। प्रदेश में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी सरकार रही है, और यह कहने में कोई परेशानी नहीं कि दोनों ही पार्टियों की सरकारों में मलिन बस्तियां बसी हैं।
नहीं, मलिन बस्तियां यथावत रहेंगी। सरकार मलिन बस्तियों के लिए और उसमें रहने वाले लोगों के लिए पूरी तरह से संवेदनशील है। वो हम उनको पूरी तरह से जहां है वहीं पर रहेंगे। उसके लिए जो भी काम है वो करेंगे हम। देवभूमि उत्तराखंड में कुल 582 मलिन बस्तियां यथावत रखने के लिए सरकार कर रही काम। अकेले देहरादून में है 129 चिन्हित मलिन बस्तियां। मलिन बस्तियों में रहते हैं 8 लाख से ज्यादा लोग। राजधानी देहरादून की 129 मलिन बस्तियों में बने करीब 40,000 घरों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि 3 साल पहले राज्य सरकार ने दूसरी बार 3 साल के लिए अध्यादेश के कार्यकाल को बढ़ाया था, जिस अध्यादेश का समय अब समाप्त हो रहा है। इसके बाद देहरादून समेत प्रदेश भर में मौजूद 582 मलिन बस्तियां अवैध श्रेणी में आ जाएंगी। इसके बाद हाई कोर्ट के अवैध बस्तियों को हटाने संबंधित आदेश का पालन करना होगा। हालांकि राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बस्तियां यथावत रहेंगी, यानी जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। देखिए, एक तो अध्यादेश दोबारा लाना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोर्ट इन्वॉल्व है, नहीं तो वहाँ दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और दूसरा, अब हम एक कदम आगे बढ़े हैं। मैं जब 97-98 में यहाँ पर चेयरमैन था, मैंने उस समय से एक मुहिम चलाई थी कि देहरादून में जो नदियों की चौड़ाई फिक्स होनी चाहिए। जब तक इसकी चौड़ाई फिक्स नहीं होगी तब तक आप मलिन बस्तियों का एरिया भी सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तमाम नदियों के किनारे मलिन बस्तियां बसी हुई हैं। अभी पहली बार ये हाइड्रोलॉजिकल सर्वे होकर इसकी चौड़ाई तय हो रही है, फिक्स हो रही है। एक बार चौड़ाई फिक्स हो जाएगी तो उसके बाद जो नदी तट है, जो कि जलमग्न भूमि जिसको हम बोलते हैं, उसका कहीं ना कहीं हमको ये जो भूमि का निस्तारण है इसको करना पड़ेगा। इसको बंजर भूमि में हमको तब्दील करना पड़ेगा, इसका श्रेणी परिवर्तन करना पड़ेगा और उसके बाद हम मलिन बस्तियों को नियमित करने को आगे बढ़ पाएंगे। ये उसका आधार खड़ा हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार ने उसके लिए बेस बनाया है कि हमने हाइड्रोलॉजिकल सर्वे करा के नदियों की चौड़ाई फिक्स की है। उसके बाद उसके नियमितीकरण की राह आसान हो पाएगी, लेकिन तब तक हमको इसको अगर सुरक्षा देनी है तो हमको अध्यादेश लाना पड़ेगा। सालों से उठ रही मालिकाना हक देने की मांग। रिस्पना, बिंदाल और नालों किनारों बसी है बस्तियां। मलिन बस्तियों का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल। 9 नवंबर 2000 को राज्य गठन के बाद से अब तक प्रदेश में कुल 582 मलिन बस्तियां बसी, जिसमें अकेले देहरादून ही 129 मलिन बस्तियां चिन्हित हैं। शहर के रिस्पना और बिंदाल समेत अन्य नदी नालों के किनारे बसे मलिन बस्तियों को नियमित कर मालिकाना हक देने की मांग सालों से उठती रही है, लेकिन उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से ही अभी तक सरकारें इसका समाधान नहीं निकाल पाई। जबकि हर चुनाव के दौरान मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। बात चाहे कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की हो या फिर बीजेपी सरकार के कार्यकाल की। साथ ही आरोपों की राजनीति भी हुई जो अब तक जारी है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी लगातार अपने बयानों से पलटते रहे हैं। पहले उन्होंने ड्राइव चलाई हटाने की, अब वो कह रहे नहीं हटाए जाएंगे। वो तरीका बताए किस तरीके से वो नहीं हटा रहे, या उन्होंने क्या काम किया। जो उनसे पहले पूछा गया था, इतने माह के अंदर कोर्ट ने कहा था कि आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, वो अभी तक सबमिट नहीं हुए, तो सरकार की प्रतिबद्धता को कैसे मान सकते हैं। 2018 में हाई कोर्ट ने दिए थे पुनर्वास के आदेश। 2018 में ही बीजेपी की सरकार लाई थी अध्यादेश। 2021 में 3 वर्षों के लिए बढ़ा अध्यादेश का समय। 2024 में फिर बस्तियों को बचाने की है कोशिश। उत्तराखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि 2018 में निकाय चुनाव से ठीक पहले नैनीताल हाई कोर्ट ने इन सभी मलिन बस्तियों को खाली कर उनके पुनर्वास के आदेश दिए थे। लेकिन साल 2018 में नगर निकाय चुनाव को देखते हुए तत्कालीन बीजेपी सरकार ने प्रदेश की सभी 582 बस्तियों को बचाने के लिए अध्यादेश लाई थी। यह अध्यादेश अगले 3 सालों के लिए अस्थायी व्यवस्था के रूप में था और उस दौरान सरकार ने इस बात पर जोर दिया था कि मलिन बस्तियों को लेकर स्थायी समाधान निकाला जाएगा।
लेकिन साल 2021 में अध्यादेश का समय पूरा होते ही अध्यादेश को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया, जिसका समय अब समाप्त होने वाला है। देखिए, पुष्कर सिंह धामी लगातार अपने बयानों से पलटते रहे हैं। पहले उन्होंने ड्राइव चलाई हटाने की, अब वो कह रहे नहीं हटाए जाएंगे। वो तरीका बताए किस तरीके से वो नहीं हटा रहे हैं, या उन्होंने क्या काम किया जो उनसे पहले पूछा गया था। इतने माह के अंदर कोर्ट ने कहा था कि आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, वो अभी तक सबमिट नहीं हुए, तो सरकार की प्रतिबद्धता को कैसे मान सकते हैं। 129 मलिन बस्तियों में है 40,000 से ज्यादा मकान। नदियों के फ्लड जोन में बने हैं ज्यादातर मकान। किसी वर्ष आ गई बाढ़ तो कितना होगा नुकसान, यह सभी जानते हैं कि 129 मलिन बस्तियों में 40,000 से ज्यादा कच्चे पक्के मकान बने हैं और एनजीटी के मुताबिक ज्यादातर मकाने नदियों के फ्लड जोन में बने हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर किसी वर्ष अधिक से अधिक बारिश हो गई और नदियों में बाढ़ आ गई तो फिर कितना नुकसान होगा, इसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। और इन सब के बीच इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, लेकिन यह भी सच है कि 2018 में निकाय चुनाव के समय अध्यादेश लाया गया। बाद में 2022 चुनाव से पहले यानी 2021 में अध्यादेश को 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और जब राज्य में पंचायत चुनाव के साथ निकाय चुनाव है तो फिर कहा जा रहा है कि मलिन बस्तियां यथावत रहेंगी, यानी सरकार अध्यादेश लाएगी या फिर अध्यादेश के समय को बढ़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।